हाय फ्रेंड्स, तो ये हमने नई सीरीज़ शुरू की है, नो नॉनसेंस सीरीज़। यानी कि कुछ भी इन सीरीज़ में बकवास नहीं की जाएगी कि आप इसको शेयर वगैरह कीजिए क्या। और आपको पढ़ना है तो पढ़िए, फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज़ कीजिए, सिंपल। एंड वी आर स्टार्टिंग हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी 6th क्लास। आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है वाई ओल्ड एनसीईआरटी, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि न्यू एनसीईआरटीज़ में ऐसी चीज़ें शायद 8th 9th क्लास में दी हुई हैं और वो चीज़ें ओल्ड एनसीईआरटी में 6th क्लास में है, तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और ओल्ड एनसीईआरटी तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, और अगर पढ़ सकते हैं, पॉसिबल है, तो ओल्ड और न्यू दोनों पढ़िए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ पार्ट 4। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टिल चैप्टर 4 इन आर पार्ट 3, और ये सीरीज़ क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो चैप्टर 5 है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मगध का हमने पढ़ लिया था, मगध में भी मौर्याज आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मगध केम अंडर मौर्याज। तो 4th सेंचुरी बीसी में मगध जो था वो पहले इनएफिशिएंट नंदा रूलर्स के अंडर था। रिमेंबर, ये 4th सेंचुरी बीसी में नंदा रूलर्स के अंडर था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा कर लिया था इन टैक्सेस। उनकी काफ़ी बड़ी आर्मी थी लेकिन बहुत अनपॉपुलर थे। ओके, तो ये उनके डाउनफॉल के भी रीजंस आप कह सकते हो। नंदा रूलर के हैड कलेक्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ इन टैक्सेस और ह्यूज आर्मी बट वेरी अनपॉपुलर। ठीक है, अब एक ब्राह्मण मिनिस्टर आए, चाणक्य या फिर कौटिल्य, आप सबने नाम सुना होगा। ही ट्रेंड द यंग प्रिंस चंद्रगुप्ता, जिसने फिर खुद की अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज करी और फाइनली नंदास को ओवरथ्रो कर दिया था। ओके, सो दिस इज हाउ मगध केम अंडर Mauryas. Okay. Second question is what was the situation of Punjab when Chandragupta conquered it? तो पंजाब वॉज इन्वेडेड बाय एलेक्जेंडर इन 326 BC। ठीक है, 326 BC में ही, ये देखिए 4th सेंचुरी की ही बात कर रहे हैं BC। उस टाइम पे एलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, लेकिन 3 साल बाद ही 323 BC में एलेक्जेंडर डाइड। एंड पंजाब जो था इट वाज देन बीइंग रूल्ड बाय ग्रीक गवर्नर्स लेफ्ट बिहाइंड हिम। ठीक है, तो ये लोग करते थे कि कोई पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई करने के बाद अपने गवर्नर्स वहाँ पे लगा देते थे। तो दिस इज़ व्हाट एलेक्जेंडर डिड। ऑक्यूपाई करने के बाद पंजाब के रीजन को, वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ ग्रीक गवर्नर्स को लगाया हुआ था। और ये थी उस टाइम पे सिचुएशन जब चंद्रगुप्ता ने उसे कॉन्कर किया। वाई डिड एलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। ओके, तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि जिस इंडिया का जो रीजन एलेक्जेंडर ने ऑक्यूपाई किया था वो पहले पर्शियन के अंडर था, एंड पर्शिया के अंडर था, एंड एलेक्जेंडर हैड ओवरथ्रोन द पर्शियन एम्पायर। तो पर्शियन एम्पायर को ओवरथ्रो करके उन्होंने ये पूरा एम्परर को ओवरथ्रो करके पूरा एम्पायर कॉन्कर किया था। और कुछ जो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज थे दे वर इंक्लूडेड इन द पर्शियन एम्पायर ऑफ एकिमेनिड रूलर्स। ठीक है, तो किसको ओवरथ्रो किया था? पर्शियन एम्पायर ऑफ एकिमेनिड रूलर्स। ओके, देखिए यही सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको लगेगा नहीं कि ये 6th क्लास की, काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। नाउ हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्कर करने के बाद में फिर एक्सपेंड कैसे किया? तो सबसे पहले तो उन्होंने पूरा पंजाब को कॉन्कर कर लिया था, और देन चंद्रगुप्त फॉट ग्रीक जनरल। ठीक है, मैंने बताया कि वहाँ पे ग्रीक गवर्नर्स को एलेक्जेंडर ने लगा दिया था। सो ही फॉट ग्रीक जनरल सिल्यूकस निकेटर, जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ में था। ठीक है, मतलब वही गंधारा वाला जो रीजन नॉर्थ में हो गया, वो उस रीजन में था, एंड डिफीटेड हिम इन 303 BC। ओके, सो ही अक्वायर्ड द टेरिटरी अक्रॉस इंडस। ठीक है, यानी कि अक्रॉस इंडस कहने का सेंस है कि जो मॉडर्न अफगानिस्तान का पार्ट है वो वाली टेरिटरी इसने अक्वायर कर ली थी। और केवल फाइट नहीं किया था, ही ऑल्सो हैड अ मैरिज अलायंस। मैंने कहा कि उस टाइम के जो किंग्स वगैरह थे ये उनकी स्ट्रेटजीज रहती थी, केवल फाइटिंग नहीं करते थे इन लोग अलाइज बनाते थे, मैरिजेस करते थे। ठीक है, अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए। तो सिल्यूकस की फैमिली के साथ ही इनका मैरिज अलायंस हुआ था। एंड ही ऑल्सो कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो अब एक्सट्रीम नॉर्थ तो हमने देख लिया कैसे सिल्यूकस निकेटर से लिया, मगध वाला रीजन इन्होंने ले लिया था। अब सेंट्रल इंडिया का भी जो रीजन है वो भी कॉन्कर कर लिया था। तो बाय द एंड ऑफ हिज रेन, यानी इनका 25 साल का रूल था, नॉर्थ इंडिया वॉज अंडर मौर्यास। लेकिन ये बाद में चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन एसेटिक बन गए थे,
यानी कि एक जैन मॉन्क टाइप बन गए थे, और इन्होंने अपना जो थ्रोन था फिर अपने बेटे बिंदुसार के लिए छोड़ दिया था. ओके, ही लेफ्ट हिज थ्रोन टू हिज सन बिंदुसार. So next question is describe the expeditions of Bindusar. Okay, so remember Bindusar was son of Chandragupta Maurya. ठीक है. सो बिंदुसार के एक्सपेडिशंस क्या थे? अब इन्होंने सेंट्रल इंडिया तक तो पहले ही कॉन्कर कर लिया था. सो ही कॉन्कर डेक्कन प्लेटो एज फार एज मैसूर. पूरा डेक्कन प्लेटो नीचे मैसूर तक कॉन्कर कर लिया था. तो अब जो मौर्यन एम्पायर हो गया था उसमें लगभग पूरा इंडिया आ गया था. और कौन से रीजन्स बचे थे अब? बस एक कलिंगा बचा था और दूसरा एक्सट्रीम साउथ बचा था. एक्सट्रीम साउथ यानी आपका केरला तमिलनाडु वाला रीजन जो आता है, तो वहाँ पे ये आपके चेरास और चोलास पांड्यास थे. तो ये जो किंगडम्स थे बहुत फ्रेंडली थे, तो इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की वजह से इनको कॉन्कर करने की ज़रूरत नहीं थी. वो कोई प्रॉब्लम हमारे लिए मतलब मौर्यस के लिए क्रिएट नहीं करते थे. ओके, और कलिंगा को क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि ये बिल्कुल अनफ्रेंडली थे. देयर पीपल वर नॉट फ्रेंडली टूवर्ड्स मौर्यस. और कलिंगा एक्चुअली में कौन सा रीजन है? उड़ीसा का रीजन था. ठीक है. नाउ अब बिंदुसार के बेटे आए अशोका. ठीक है. तो हाउ द ग्रेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया. तो हाउ वॉज द रूल इन द टाइम ऑफ अशोका? वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके मतलब स्टेट PCS में भी अशोका के बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते ही हैं. सो अशोका डिसाइडेड टू कॉन्कर कलिंगा. क्योंकि अब रीजन्स पूरे इंडिया में कौन से बचे थे? बस मैंने बताया कलिंगा और एक्सट्रीम साउथ. तो अशोका ने डिसाइड किया कलिंगा को कॉन्कर करने का. और मैंने बताया बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली थे वहाँ के लोग. सो बोथ साइड सफर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द वॉर. जब वॉर हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. अब इस टाइम पे अशोका ने देखा वुंडेड एंड डाइंग सोल्जर्स एंड अनहैप्पीनेस अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन. तो उन्होंने जब ये सिचुएशन देखी कि एकदम पूरे घायल मरते हुए से सारे सोल्जर्स को देखा, फिर उनके बच्चों और जो उनकी विमेन थी, उनकी वाइफ्स वगैरह थी, उनके अंदर इतनी अनहैप्पीनेस, उनका रोना देखा, तो उस टाइम पे अशोका ने डिसाइड किया कि और ज़्यादा वॉर्स नहीं होंगे. ही डिसाइडेड नो मोर वॉर्स एंड रैदर ही परसुएडेड पीपल टू लिव इन पीस. ठीक है. तो ये याद रखना कि अशोका के ही टाइम पे कलिंगा को हालांकि कॉन्कर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अशोका ने फिर डिसाइड किया था कि कोई भी वॉर्स अब नहीं लड़े जाएंगे. सो नेक्स्ट 30 ईयर्स, अगले 30 साल तक कोई वॉर नहीं हुआ था. और ये पहली बार था कि लगभग पूरी कंट्री जो थी वो एक सिंगल रूलर के अंडर आई थी. तो एक्सट्रीम साउथ को छोड़ते हुए आप इमेजिन कीजिए आज का लगभग पूरा इंडिया प्लस जो आपका पाकिस्तान और थोड़ा सा अफगानिस्तान वाला भी रीजन है, यानी इंडस के अक्रॉस वाला जो रीजन था वो पूरा अशोका के अंडर एक सिंगल रूलर के अंडर था. ओके. नाउ हाउ डिड अशोका स्प्रेड हिज आइडियाज़? अब इन्होंने अपने आइडियाज़ को कैसे स्प्रेड किया? तो उनकी रेन के 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ हिज रेन, ही स्टार्टेड इशूइंग एडिक्ट्स. ठीक है. एडिक्ट्स इशू करने लगे थे ये. और एडिक्ट मतलब कि कुछ इस तरीके के रूल्स वगैरह रहते थे, कुछ बातें, उनके आइडियाज़ रहते थे जिनको वो इशू करते थे. ठीक है. और कई चीज़ों के ऊपर रहते थे ये, रिलीजन के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, और लोगों का क्या बिहेवियर होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, इसके ऊपर भी रहते थे. ओके. और इन एडिक्ट्स को सारे प्रोविंसेस में भेजा जाता था, जहाँ पे फिर इनको इनग्रेव कर दिया जाता था रॉक्स और पिलर्स पे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि उनका जो राजा है, उनका जो किंग है, वो क्या सोच रहा है. तो इस तरीके के वो एडिक्ट्स इशू करके सारे प्रोविंसेस में भेजते थे और जहाँ पे फिर उनको एनग्रेव कर दिया जाता था. ठीक है. नाउ व्हाट वाज अशोकास धम्मा? ठीक है. तो धम्मा एक्चुअली में क्या था? ये प्रकृत वर्ड है धम्मा, और संस्कृत वर्ड जो होता है धर्म, उसका प्रकृत फॉर्म है ये. ओके. और अब अशोका जो था वो चाहते थे कि बुद्धिज़्म को पॉपुलर बनाया जाए, और उससे भी ज़्यादा, लेकिन बुद्धिज़्म से भी ज़्यादा उनको लगता था वो एक हाई आइडियल्स में विश्वास रखते थे, ताकि जो इंसान है वो ज़्यादा पीसफुल और वर्चुअस ज़िंदगी गुजारे. ठीक है. तो इसको वो धम्मा कहते थे, और इसी धम्मा को वो अपने एडिक्ट्स में एक्सप्लेन भी करते थे. अब जो उनके एडिक्ट्स थे उनका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, लेकिन जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो प्रकृत थी. ठीक है. यानी लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी और जो भाषा थी वो प्रकृत थी. जबकि उस टाइम पे वही जो एजुकेटेड लोग थे, जो हमने आर्यन्स के आने के बाद देखा था और वैदिक एज में हमने देखा था, जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे उस टाइम पे उनकी भाषा वैसे संस्कृत रहती थी,
लेकिन कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, ठीक है। तो उन्होंने जो पूरे एडिक्ट्स अपने समझाए थे वो प्राकृत भाषा में समझाए थे। एंड अशोका वांटेड ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स थे, बुद्धिस्ट, जैनस, ब्राह्मण्स, वो चाहते थे कि ये सब साथ में पीस और टॉलरेंस से रहे। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और इन्होंने बोली थी जो एक वैल्यू एजुकेशन या आइडियल्स माने जाते हैं, कि जो यंगर पीपल होते हैं उनको अपने ओल्डर पर्सनस की उनको ओबे करना चाहिए, जो मास्टर्स होते हैं उनको दयालु और जेंटल होना चाहिए अपने सर्वेंट्स के प्रति। और अशोका वांटेड टू स्टॉप किलिंग ऑफ मैन एंड एनिमल्स, मतलब उनको बिल्कुल वो चीज़ वो रोकना चाहते थे, वही कि उन्होंने हिंसा देखी थी तो इसकी वजह से वो ये चीज़ पूरी तरीके से रोकना चाहते थे, जानवरों का भी मारना और इंसानों का भी। और इस वजह से ही फोरबेड पीपल टू सेक्रीफाइस एनिमल्स फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, इसलिए जो बलि चढ़ाई जाती थी उस चीज़ को भी उन्होंने मना किया था, जानवरों की बलि ना चढ़ाई जाए। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो लोग हैं वो मीट खाएं, ओके। सो ही वांटेड पीपल नॉट टू फाइट ओवर लैंड एंड रिलीजन एंड देयर वाज यूनिटी विद इन एम्पायर। ही मतलब वो चाहते थे, ठीक है, यूनिटी बनी रहे और ज़मीन जायदाद वगैरह के ऊपर और धर्म के ऊपर लोग आपस में ना झगड़ें, ठीक है। सो दिस वॉज अशोकाज धम्मा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डू यू नो ऑफ द नंदा किंग्स? हु डिफीटेड द लास्ट नंदा किंग? चंद्रगुप्त। व्हाट टेरिटरीज डिड चंद्रगुप्त कॉन्कर? ये भी आपको बता दिया, नॉर्थ वेस्ट, मगध और उसके बाद में सेंट्रल इंडिया। हु हेल्प्ड हिम टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग रूलर? इट वॉज चाणक्य। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर ऑफ ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया? अशोका। हाउ डिड द बैटल ऑफ कलिंगा अफेक्ट द माइंड ऑफ अशोका? वो वही उनकी अनहैप्पीनेस वगैरह नहीं देख पाए थे और वुंडेड सोल्जर्स को देख के उनका मन हिंसा के प्रति मतलब वो चेंज हो गया था। एंड व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू इन फ्यूचर? तो धम्मा वगैरह इंट्रोड्यूस किया था, वो सब चीज़ें आप बता सकते हैं उनका। व्हाट डिड अशोका डू टू स्प्रेड हिज आइडियाज़ अबाउट धम्मा? एडिक्ट्स इशू किए थे जो कि फिर पूरे प्रोविंसेस में इनग्रेव करवाए जाते थे। व्हाट वाज हिज धम्मा? वी स्टडीड इट नाइसली। व्हाई वर द एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड इन प्राकृत? क्योंकि प्राकृत कॉमन मैन की लैंग्वेज थी तो लोग आसानी से उसे समझ सके। व्हाट लेसन्स कैन वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ अशोका? तो वो सारी चीज़ें भी आपको धम्मा से क्लियर हो जाएंगी हाई आइडियल्स के बारे में। अब ये हैं कुछ फिलअप्स, आई विल रिकमेंड कि आप इनको सॉल्व करें, बहुत ईजीली हो जाएंगे ये। एंड ट्राई आंसरिंग देम इन द कमेंट सेक्शन, ओके। लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और कल्चर कैसा था। सो गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन आर्ट। तो जो एडिक्ट्स थे इनको इंस्क्राइब किया जाता था रॉक्स और लंबे पिलर्स पे जो कि सैंडस्टोन के बने रहते थे और इन पिलर्स को बहुत अच्छे से पॉलिश किया जाता था। आपको लगेगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिलीव मी जब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं और खासकर मौर्यन आर्ट के बारे में तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दे वर सो ब्यूटिफुली पॉलिश्ड कि वो जब उनके ऊपर सन शाइन करता था, सूरज चमकता था तो एकदम वो गोल्डन दिखते थे, इतने अच्छे से उनकी पॉलिशिंग की जाती थी। और इन सारे पिलर्स के ऊपर एक एनिमल कार्व किया जाता था, जैसे कि एलिफेंट, लायन या हॉर्स, ठीक है। तो उसको इसलिए कैपिटल भी कहते थे, आपने सुना होगा लायन कैपिटल जो सारनाथ का है। तो सारनाथ पिलर में 4 लायंस कार्व्ड है और यही जो डिज़ाइन है वो हमारी नेशनल एम्बलम के लिए यूज़ की गई थी आफ्टर इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो रिमेंबर इट वाज द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, ठीक है। तो ये सारनाथ पिलर किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था, ओके। नाउ गिव एन आइडिया ऑफ अशोकास एडमिनिस्ट्रेशन। उनके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो वही जो उनकी बातें थी उसी से आप एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ सकते हैं। दैट किंग शुड ट्रीट हिज सब्जेक्ट्स एज अ फादर ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर देम, ठीक है। एक राजा को अपनी प्रजा को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे एक पिता अपने बच्चों को ट्रीट करता है और उनकी देखभाल करता है। और इसी एक उनकी फ़िलॉसफी की वजह से उन्होंने कई इस तरीके काम भी करवाए थे, जैसे जो शहर थे उनको आपस में अच्छे रोड से कनेक्ट करवाया था और पूरे रोड के अलॉन्ग घने शेडी ट्रीज़ लगवाए थे ताकि जो भी मतलब लोग आते जाते हैं उनको वहाँ पे शेड मिल सके, शेल्टर मिल सके। और इसके अलावा उन्होंने खूब सारे वेल्स डिग करवाए थे पानी के लिए, ओके। एंड ही बिल्ट रेस्ट हाउसेस फॉर ट्रैवलर्स के लिए भी रेस्ट हाउसेस बनवाए थे। जो बीमार लोग और बीमार जानवर होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स खुलवाए थे और खूब सारा पैसा वो चैरिटी में भी
देते थे। ओके, एंड उनका कैपिटल क्या था? ही रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है? जो आज का पटना है वही है, उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। और उनको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, और इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स भी थे जो कि उनके ऑर्डर्स को कैरी आउट करते थे। ओके, जो इनके एडिक्ट्स थे, इनके एडिक्ट्स में याद रखना कई जगहों पे ये लिखा भी रहता था, जो ये हमने बात करी ना, दैट किंग शुड ट्रीट हिज सब्जेक्ट्स एज अ फादर ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन। तो इनके एडिक्ट्स में भी कई बार ये लिखा रहता था दैट ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। ठीक है, सो हाँ, तो जो अब ये एम्पायर था, ये एडमिनिस्ट्रेशन की अभी भी बात कर रहे हैं हम, तो दिस एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 4 बिग प्रोविंसेस। 4 प्रोविंसेस थे अशोका के टाइम पे, और इन प्रोविंसेस को कौन रूल करता था? वाइसरॉयज। और प्रोविंसेस जो थे वो डिवाइडेड थे डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, जैसे आज का आप ये समझ लो कि एक स्टेट हो गया, तो उस टाइम पे प्रोविंस होते थे, और स्टेट के अंदर जैसे आज डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो वैसे ही उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, और हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रुप ऑफ विलेजेस रहते थे। ओके, सो प्रोविंसेस, देन डिस्ट्रिक्ट्स, एंड देन ग्रुप ऑफ विलेजेस। और जो डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसर्स रहते थे वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और यही ऑफिसर्स जजेस की तरह भी काम करते थे, लेकिन लीनियंट थे काफ़ी इन लोग उस टाइम पे। ठीक है, ऑफिसर्स जो थे वो काफ़ी लीनियंट जजेस थे, और यही ऑफिसर्स जो भी पूरा टैक्स कलेक्ट किया जाता था, अमाउंट कलेक्ट किया जाता था, उसके रिकॉर्ड्स भी रखते थे। ओके, और इसी तरीके से जो ऑफिसर्स गाँव में रहते थे, विलेजेस में जो रहते थे, वो भी पूरे रिकॉर्ड्स रखते थे वहाँ के लोगों का, जानवरों का, और टैक्सेस कलेक्ट करते थे। ओके, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कई सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था, और हर डिपार्टमेंट का जो एक चीफ रहता था या सुपरिंटेंडेंट रहता था वो पाटलिपुत्र में रहता था। ओके, इसके अलावा कुछ धर्म महामत्रास थे, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, धम्मा या धर्म महामत्रास। तो ये एक स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे जो कि पूरी कंट्री में ट्रैवल करते थे, ये लोगों की कंप्लेंट सुनते थे, और फिर उनको परसुएट करते थे कि आप धम्म का या धर्म का पालन करो। ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए परसुएट करते थे। एंड सिटी वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय अ काउंसिल, वो बताया कि एडवाइस करने के लिए काउंसिल रहता था, तो वही उसको सिटी को भी एडमिनिस्टर करते थे, और 6 बोर्ड थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है, तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था उसके लिए 6 बोर्ड थे। ओके, तो ये सारी तरीक़ों से जो ऑफिसर्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स हो गए, विलेजेस में धर्म महात्मात्रास थे जो कंप्लेंट सुनते थे, इन सब के थ्रू किंग को हमेशा पूरी जानकारी रहती थी कि उसके एम्पायर में क्या चल रहा है। किंग वॉज ऑलवेज इन्फॉर्म्ड ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग इन हिज एम्पायर। ओके, नाउ हाउ आर अशोकाज रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज? अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस थे, क्योंकि अपने मिशंस वगैरह सेंड करते थे ग्रीक किंग्स को वेस्ट एशिया में, और इनकी एक एडिक्ट जो है उसमें इन ग्रीक किंग्स के नाम भी मेंशन्ड है। और इसके अलावा बुद्धिज़्म को प्रीच करने के लिए भी इन्होंने अपने बेटे को महेंद्रा को भेजा था इन सिलोन, जो कि आज के श्रीलंका में आता है। और उसके बाद में फिर उनका जो राजा था, सिलोन का जो राजा था, वो बुद्धिस्ट बन गया था, और उसका खास एक अफेक्शन था फॉर अशोका। ठीक है, सो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस थे। नाउ व्हाट वर द 2 मेन लिटरेरी सोर्सेज दैट डिस्क्राइब द मौर्यन पीरियड? तो 2 मेन लिटरेरी सोर्सेज जो हमको मिले वो है अर्थशास्त्र और इंडिका। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य वही जो प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्होंने समझाया है, एक्सप्लेन किया है हाउ अ गुड गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज। अर्थशास्त्र में बताया है कि एक अच्छी सरकार को किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और दूसरा जो मिला है वो हमको इंडिका में मिला है, लिटरेरी सोर्स जो है। इंडिका ग्रीक में लिखी गई किताब थी जो कि मेगस्थीन्स ने लिखी थी। अब मेगस्थीन्स कौन थे? ये थे एम्बेसडर ऑफ सिल्यूकस निकेटर। तो सिल्यूकस निकेटर का अभी मैंने आपको बताया था, इन्हीं से वॉर हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, उन्होंने उनको हराया था, और उसके बाद में सिल्यूकस निकेटर से ही मैरिज अलायंस हुआ था, और सिल्यूकस निकेटर ने ही अपने एम्बेसडर मेगस्थीन्स को भेजा था, जिसने इंडिका लिखी थी ग्रीक में। ओके, अब इंडिका में क्या दिया गया है मौर्यन पीरियड के बारे में? एक तो बताया गया है कि पाटलिपुत्र बहुत ही बड़ी और सुंदर सिटी थी, लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्स।
और जो घर रहते थे वो लकड़ी के बने हुए रहते थे, बिल्ट ऑफ वुड, और जो राजा का पैलेस रहता था इट वाज बिल्ट ऑफ स्टोन. ओके, एंड मेगास्थनीज वाज इम्प्रेस्ड बाय कोर्ट एंड लग्जरी इन विच किंग लिव्ड. वो उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो आए थे तो किंग की लग्जरी देख के काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे. एंड किंग वॉज ऑलवेज रेडी टू लिसन टू एनी कंप्लेंट्स ऑफ हिज पीपल. वो कोई भी शिकायत सुनने के लिए राजा रेडी रहता था. ये सारी चीज़ें मेगास्थनीज ने बताई हैं इंडिका में, ठीक है. और चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी आर्मी थी बिकॉज ऑफ मैनी वॉर्स फॉट, और लार्ज पार्ट ऑफ टैक्सेस वॉज स्पेंट ऑन आर्मी. जो टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था उसका मैक्सिमम अमाउंट जो था वो आर्मी पे स्पेंड किया जाता था, ठीक है. रिमेंबर दिस कि मेगास्थनीज कौटिल्य दोनों चंद्रगुप्त के टाइम के ही थे. नाउ डिस्क्राइब द सोसाइटी. तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो लोग थे वो फार्मर्स थे, और या तो उनके खुद के खेत होते थे, दे ओन फील्ड, और दे वर्कड फॉर द किंग, या तो फिर वो राजा के लिए काम करते थे. और गाँव में इसके अलावा फार्मर्स के अलावा हर्ड्समैन और शेफर्ड्स जो रहते थे, जो कि काफ़ी हैप्पीली विलेजेस में रहते थे. और टाउन्स में कौन रहते थे, वही आपको बताया कि टाउन्स कैसे डेवलप हुए थे, क्राफ्ट सेंटर्स के आसपास हुए थे. तो क्राफ्ट्समैन ज़्यादातर टाउन्स में रहते थे, जैसे वीवर्स, कारपेंटर्स, स्मिथ्स, पॉटर्स, ये सब टाउन्स में रहते थे. और इनमें से जो कुछ क्राफ्ट्समैन थे वो राजा के लिए काम करते थे, ठीक है. और ट्रेड काफ़ी फ्लरिश कर रहा था इस टाइम पे. और जो मर्चेंट्स रहते थे वो सारे गुड्स और मर्चेंडाइज को कंट्री के हर पार्ट में लेके जाते थे. और कई सारे सोल्जर्स को एम्प्लॉय किया गया था जो कि काफ़ी वेल पेड रहते थे और कंफर्टेबली रहते थे. ओके, और ऑफिसर्स कौन कौन रहते थे, मिनिस्टर्स, सुपरिंटेंडेंट्स वगैरह. और जैसे बताया कि दोनों जगह काम करते थे, टाउन्स में भी रहते थे और विलेजेस में भी. ओके, ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स थे, जिनमें जैन मॉन्क्स उस टाइम पे कम थे, लेकिन इन सब की सब लोग रिस्पेक्ट करते थे और इन लोग को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था. किनको? ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स को, ठीक है. नाउ व्हाई डिड द मौर्यन एम्पायर केम टू एन एंड. मौर्यन एम्पायर ख़त्म क्यों हो गया? तो पहली बात तो यह याद रखना कि मौर्यन एम्पायर करीब 100 साल चला था, ठीक है. और अब क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि अशोका के बाद के जो रूलर्स आए थे, उसके सक्सेसर्स जो आए थे वो काफ़ी वीक थे और इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. और एम्पायर उस टाइम पे इतना बड़ा हो गया था, पूरा आपको बताया लगभग पूरा इंडिया आ गया था. तो कई सारे रीजन्स इतने दूर हो गए थे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, दैट द रीजन्स ऑफ द एम्पायर वर कट ऑफ फ्रॉम वन अनदर. मतलब एक का दूसरे से कनेक्टिविटी ही इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से एडमिनिस्टर करना और कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था. ओके, एंड इट वाज एक्सपेंसिव टू कीप लार्ज आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड लेटर मौर्यन किंग्स कुडंट कलेक्ट इनफ टैक्सेस टू पे फॉर दीज एक्सपेंसेस. अब इतनी बड़ी आर्मी को रखना, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता था. अब अशोका के टाइम तक तो फिर भी टैक्सेस वगैरह एफिशिएंटली कलेक्ट किए जाते थे ऑफिसर्स के थ्रू, लेकिन बाद के जो मौर्यन किंग्स थे वही था कि वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, तो सही से टैक्सेस भी नहीं कलेक्ट हो पाते थे कि इतना एक्सपेंसिव एम्पायर को चला सके. और स्लोली फिर क्या हुआ, प्रोविंसेस बिगैन टू ब्रेक अवे एंड बिकेम इंडिपेंडेंट किंगडम्स. धीरे धीरे प्रोविंस अलग होते गए और फिर अपने इंडिविजुअल किंगडम्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए थे. ओके, नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ डिसयूनिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर. तो ये जो मौर्यन एम्पायर की डिसयूनिटी थी, इसका रिजल्ट क्या रहा? तो 100 साल मैंने बताया आपको मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट किया था. 100 साल पहले चंद्रगुप्त ने ग्रीक किंग्स को डिफीट किया था, और जब 100 साल पूरे हुए तो उस टाइम पे फिर ग्रीक किंग्स, बैक्ट्रियन ग्रीक किंग्स ने ही इनके एम्पायर को अटैक किया था ऑन एन इंडियन किंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट. और क्योंकि इतनी डिसयूनिटी थी तो उसको अकेले अटैक को फेस करना पड़ा था और इसलिए वो हार गया था. ही वॉज डिफीटेड. और 20 साल बाद यानी इन 185 BC मौर्यन किंग वॉज ओवरथ्रोन बाय पुष्यमित्र शुंगा, जिसने फिर शुंगा डायनेस्टी शुरू करी थी मगध में. तो प्लीज़ रिमेंबर 185 BC तक चला था ये मौर्यन एम्पायर. और उसके बाद में फिर मौर्यन किंग को किसने हटाया था? पुष्यमित्र शुंगा, जिसने फिर शुंगा डायनेस्टी शुरू करी थी इन मगध. ओके, आफ्टर मौर्य शुंगा डायनेस्टी केम. So let's see the questions now. What are the two main literary sources of a knowledge about Chandragupta's reign?
तो बता दिया अर्थशास्त्र और मेगास्थीन्स की इंडिका। व्हाट पार्ट डिड कौटिल्य प्ले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्ताज एम्पायर, किस तरीके से गाइड किया था अर्थशास्त्र में, गुड गवर्नेंस के बारे में बात करी थी। और चंद्रगुप्ता का एम्पायर उस टाइम पे शुरू करवाने वाले भी कौटिल्य थे, उन्होंने पूरा इनको ट्रेन वगैरह किया था। Who was Megasthenes? He was ambassador of Seleucus Nicator. What did he write about Chandragupta? तो हमने पॉइंट वाइज देख लिया कि क्या क्या चीज़ें लिखी थी। What did Ashoka do to make the life of his people comfortable? तो वो भी हमने देख लिया है वहाँ की लाइफ और सोसाइटी के बारे में। What do you know about Ashoka's administration? Points have been discussed. What were the duties of various officers in his reign? ये भी हमने कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज, विलेज वाइज और डिपार्टमेंट वाइज आप पूरा समझा सकते हैं कि उनके चीफ सुपरिटेंडेंट भी कैसे पाटलिपुत्र में बैठते थे। Where did we get the design of a national emblem from? तो सारनाथ में लायन कैपिटल से मिला है। What do you know of Mauryan art? We have discussed this question very nicely. तो आई होप अब आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, उसी तरीके से फिलअप्स भी बन जाएंगे। प्लीज़ ट्राई आंसरिंग देम एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।